हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। लास्ट क्लास की हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी मॉडर्न इंडिया की। तो हमने देखा था कि कैसे जो डिफरेंट यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए और कैसे उन्होंने अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। बहुत ही ब्रीफ में देखा था हमने। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइनली यहाँ पर राज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उनका जो उदय हुआ और कैसे वे अपने राज्य की स्थापना कर पाए और इस पूरे भारत के भूभाग पर उन्होंने अपना कब्जा जो है वो जमा लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल बंगाल और ब्रिटिशर्स कैसे बंगाल को जीतते हैं और कहाँ से उनकी राजनीति जो है वो चालू होती है। तो बंगाल में सबसे पहले जो है वो सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच क्या होता है, एक स्ट्रगल होता है आप बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं संघर्ष होता है, जिसका जो मेन रीजन होता है यहाँ पर वो रहता है कि दस्तक दुरुपयोग का मामला। मतलब जो पासेस जारी करते थे उसके जो मिसयूज का जो मैटर है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इनके बीच एक संघर्ष होता है। सिराजुद्दौला क्या करते हैं 1756 1756 में, अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, फोर्ट विलियम कल हमने देखा था कलकत्ता पे जो फोर्टिफिकेशन करके बसाया गया था 1700 में। तो फोर्ट विलियम पर ये क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। फोर्ट विलियम पर जाकर के सिराजुद्दौला अधिकार कर लेते हैं और कलकत्ता का जो नाम है, पहले तो उसे कलकत्ता कहा जाता था, आज कोलकाता जिसे आप बोलते हैं, कलकत्ता का नाम को बदल करके अली नगर कर देते हैं, अली नगर। ये 1756 में होता है। देन आपको याद ही है कि इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है जिसका उल्लेख हालवेल ने अपनी एक संस्मरण में किया है, जिसे ब्लैक होल और या इसको हिंदी में काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल इवेंट कहा जाता है। हिंदी में इसे काल कोठरी की घटना, ठीक है, ये हिंदी नाम भी कभी कभी काल कोठरी की घटना ये घटती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह कहा जाता है कि बहुत ही छोटे से जगह पर जो किंग थे उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना करके रख लिया था। और वहाँ पर उनका कहना था कि वहाँ जितने भी लोग थे वो सफोकेशन से जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो गए, मर गए थे। और ऐसा हालवेल अपने संस्मरण बोल लीजिए या उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बताते हैं और बोलते हैं कि मैं उस घटना से जो है बच गया और मैं वहाँ से बच करके भाग गया। तो इस टाइप की कुछ उनकी कहानी है। खैर ये बस याद रखना है, ब्लैक होल की घटना कालकोठरी की, हालवेल इसका जो है वो उल्लेख करते हैं। फिर नवाब को हटाना है। अब सिराजुद्दौला जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो अब सिराजुद्दौला को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अंग्रेज ने क्या किया, उनके जो नियरर थे उनके साथ संधि कर ली। तो उसमें कौन कौन है, तो उसमें है मीर जाफर, देन उसमें है जगत सेठ, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, जगत सेठ, और राय दुर्लभ एंड अमी चंद, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमी चंद के साथ कौन हो जाते हैं, ब्रिटिशर हो जाते हैं, अंग्रेज हो जाते हैं। और ये सारे क्या करते हैं, एक युद्ध करा देते हैं जो कि 1757 में हुआ, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी कहाँ है, तो बंगाल और बिहार के बॉर्डर में बोल सकते हैं, बंगाल में बोल सकते हैं आप। पलाश की वृक्षों की अधिकता होने के कारण वहाँ प्लासी ये शब्द जो है वो पड़ता है उस युद्ध का नाम। और सिराजुद्दौला इसमें क्या कर दिए जाते हैं, अब इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये जस्ट क्या था, एक फॉर्मेलिटी थी, पहले ही डिसाइड हो चुका था कि कौन जीतने वाले हैं। तो अंग्रेज जो है वो इससे जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, मतलब उन्हें मार दिया जाता है। और क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ याद रखना है आपको एक नाम, रॉबर्ट क्लाइव, ये अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ये क्वेश्चन भी आता है।
बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला 1757। देन हम क्या होता है फिर मीर जाफर को कंपनी क्या बोलती है, नवाब बना देती है, उसी प्रॉमिस पे ये उनका साथ देते हैं। और तो अब मीर जाफर जो है वो नवाब ऑफ बंगाल हो गए हैं, और ये मान के चलिए कि ये अंग्रेजों के क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ ये पपेट बन करके, उनकी कठपुतली बन करके रहेंगे। कंपनी को क्या मिलता है, ट्रेड मिलता है, टैक्स फ्री ट्रेड बोले आप, ट्रेड जो है वो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। और 24 परगना जो एक क्या बोलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल लीजिए या एरिया बोल लीजिए, उसकी जो है वो अंग्रेजों को क्या मिल जाती है, जमींदारी प्राप्त हो जाती है 24 परगना की। फिर 1760 में देन हम थोड़ी हिस्ट्री को और आगे बढ़ाएं तो 1760 में क्या होता है, मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है वहां पर। और ये क्या करते हैं, ये जा करके अंग्रेजों से मिल जाते हैं, मीर कासिम प्लस ब्रिटिशर हो जाता है। और मीर कासिम क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि करके फिर मीर जाफर के खिलाफ ये षड्यंत्र करते हैं। तो अगेन क्या होता है 1764, द नेक्स्ट डेट इज 1764, इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट बैटल होगी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है। एक तरफ है मीर कासिम ब्रिटिशर्स, और इनके साथ में और कौन होते हैं, तो यहां पर देखिए मीर कासिम जो है वो समझौता जरूर करते हैं कहां जाकर के, लेकिन मीर कासिम का फिर ब्रिटिशर्स के साथ में क्या हो जाता है, एक ट्रीटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे, तो बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और वर्सेस थे मीर कासिम। मीर कासिम ये जाकर के किनसे मिलते हैं, तो ये जाकर के मिलते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड जिसको आप बोलते हैं, प्लस इनके साथ में थे अवध के नवाब शुजा उद दौला, शुजा उद दौला, ये आप नाम याद रखेंगे। तो ये तीनों की फोर्सेस वर्सेस ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के जो इनका नेतृत्व किया सेना का वो थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और ये किसके काल में हो रहा है, तो वेंसी टाट, क्लियर है। तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं फॉर बैटल ऑफ बक्सर। अब ऑब्वियसली कौन जीतेंगे, तो अगेन कौन जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, ये ट्रीटी, जिसके तहत क्या होता है, शाह आलम जो अमीर कासिम है उनको तो वहां से हटा दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय जो है अवध के नवाब, उनसे भी क्या छीना जाता है, उनके जो नवाब जो वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे वो चला जाता है। शुजा-उद-दौला जो कि मुगल एम्परर थे, उनसे भी क्या किया जाता है, ट्रीटीज लिए जाता है, और बहुत ही ज्यादा पैसा वो मतलब देना पड़ता है उन्हें पैसा अंग्रेजों को एज अ वार इंडेमनिटी, बहुत ज्यादा लॉस यहाँ होता है। तो 1765 में ब्रिटिशर जो है वो ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी, क्लियर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ट्रीटीज के डिटेल आपको नहीं पूछेगा, बट आपको थोड़ा सा उसमें जानना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ब्रिटिशर्स को मिल जाती है इसके तहत, क्लियर है। और ऐसे ही बहुत सारे क्लॉज हैं उसमें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे बंगाल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मैसूर, मैसूर साउदर्न इंडिया में चलेंगे। मैसूर जो है वहां पर आपको 3 बैटल दिखेगी, सॉरी 4 बैटल दिखेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 मैसूर वार दिखेगा आपको। आंग्ल मैसूर वार इन्हें कहते हैं, एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट वार में क्या होता है, फर्स्ट वार किसके किसके बीच होता है पहले देखते हैं। तो होता है ये हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स, ऑब्वियसली एक तरफ तो ब्रिटिशर्स होंगे ही। हैदर अली जो है वो कौन है, टीपू सुल्तान के फादर हैं, और मैसूर राज्य को ये क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध नहीं होता, इसका कोई भी क्या नहीं निकलता, परिणाम नहीं निकलता। ये होता है 1767 टू 1769 में। देन सेकेंड मैसूर वार होता है, एंग्लो मैसूर वार। ये किन के बीच होता है, तो हैदर अली अगेन वर्सेस ब्रिटिशर्स, बट 1700, और ये कब होता है, तो 1780 से चालू होता है और 84 में ये खत्म होता है। 82 में क्या होता है, हैदर अली जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। देन 82 के बाद कौन लीड करते हैं, टीपू सुल्तान, उनके बेटे, आपने नाम बहुत सुना होगा, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। तो टीपू सुल्तान लीड करते हैं 2 साल 84 तक। और 84 में क्या होती है,
एक संधि होती है जिसका नाम है मैंगलोर ट्रीटी, मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की जो संधि होती है वहां पर कौन होते हैं ब्रिटिशर्स के साइड में? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइस। वहां पर मैं आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा, बट अभी हमको मेन मेन जो बैटल हुए और ब्रिटिशर्स के खास करके उन्हें डील करना है। तो मैंगलोर की संधि होती है, और मैंगलोर की संधि के बाद टीपू सुल्तान के जो भी बेटे हैं उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा वार इंडेमनिटी की मांग की जाती है, तभी उनके बेटे को वहाँ से रिलीज करेंगे, इस टाइप की कुछ उनमें डील होता है। तो ये सारी चीज़ें 84 में होती है। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वार, यहाँ पर कौन होंगे? टीपू टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिशर्स अगेन। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का जो या ब्रिटिश जो लीड करेंगे, या वहाँ पे बोल सकते हैं आपकी गवर्नर जो होंगे, गवर्नर जनरल, वो होंगे कार्नवालिस, कार्नवालिस। यहाँ पर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, यहाँ कार्नवालिस। और ये ईयर है 1790, और 92 में जाकर के ये वार एंड होता है। टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं, और यहाँ पर होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी यहाँ होती है। इस पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ जो भाग है वहाँ पर टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है, और ट्रेड राइट्स वगैरह मिल जाते हैं। देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में, और ये ये एक ऐसा वार है जो डिक्लेयर कर देगा कि मैसूर जो है वो अंग्रेजों के पास जाएगा। इसमें टीपू सुल्तान जो है वो शहीद हो जाते हैं, बोलिए आप, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं युद्ध भूमि में ही। और वेलेजली, यहाँ पर कौन आ जाएंगे? वेलेजली। ये क्या करते हैं? इनकी जो व्यवस्था थी उस समय, जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि व्यवस्था जिसे बोलते थे। तो सब्सिडियरी अलायंस के तहत क्या हो जाता है? मैसूर जो है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। लेकिन उसके लिए ये था कि जो वहां पर जो बच्चा था, जो 2 वर्षीय बालक कृष्णा राजा, उनको ये मैसूर सौंप देते हैं, वाडियार वंश। बट एक्चुअली आप देखेंगे तो ही इज ओनली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से मैसूर जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास राज्य है वह है मराठा। मराठा एम्पायर, वेरी प्रोमिनेंट इन द दक्कन के ये क्या है? एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दक्कन में इनका प्रभाव बहुत है, वेस्टर्न इंडिया में, और ये जो है ये उस समय बहुत ही एक्टिव थे। तो इनकी अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के साथ इनके 3 युद्ध आपको दिखेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, देन सेकेंड एंग्लो मराठा वार, एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार। ये 3 के बारे में ही आप जानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो मराठों पर ही 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है 1775 में, और ये 82 तक चलता है, 7 साल का ये जो युद्ध है। बट ये अनडिक्लेयर्ड या अनरिजल्टेड हो जाता है, अनिर्णित युद्ध ये लड़ते हैं। और यहाँ पर जो अंत होता है वो होता है सालबाई ट्रीटी से। इसका क्या होता है? जो अंत करते हैं, सालबाई की संधि होती है। और यहाँ पर भी कौन है आपके? वॉरेन हेस्टिंग्स। हमने इनका नाम पहले भी देखा, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये सालबाई की संधि है, अंग्रेजों के साथ मराठों को करनी पड़ती है 1775 से 82। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो होता है 1803 टू 1806। यहाँ पर जो होगा वहाँ पर जो है वो मराठास वो डिफीटेड हो जाएंगे, वो उनकी हार हो जाएगी। क्लियर? 1803 टू 1806 सेकेंड एंग्लो मराठा वार, एंड लास्ट एंग्लो और द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 एंड 1818। यहाँ पर जो होते हैं वो भी मराठास वो क्या हो जाते हैं? डिफीटेड हो जाते हैं, और फाइनली पूरा का पूरा जो मराठा रूल है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। और जो बाजीराव सेकंड, यहाँ पर जो मराठा रूलर थे वो है बाजीराव सेकंड। ये क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं, और इन्हें पेंशन दे करके बिठूर भेज देते हैं, कानपुर। बिठूर भेज दिया जाता है। जो बाजीराव द्वितीय है उनको पेशवा का जो पोस्ट था, पेशवा, वो हटा दिया जाता है, उसे एबॉलिश कर दिया जाता है, और एक पूर्ण आश्रित राज्य जो है सतारा राज्य की स्थापना
की जाती है और उसे शिवाजी के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वंशज हैं, उन्हें दे दिया जाता है। तो इस तरह से मराठा राज्य भी क्या हुआ, अब हमारे ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया, हमसे छीन लिया गया। देन हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब तो एंग्लो सिख ये जो संघर्ष है, वहां पर आपको दो वार दिखेंगे, फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड सेकंड एंग्लो सिख वार। वहां पर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इनका डेट याद रखिए, 45 एंड 46, ये 2 साल का ये युद्ध है, 45 to 46। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, लाहौर ट्रीटी होगी, लाहौर की संधि। यहाँ पर क्या होंगे, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। और ये कौन से गवर्नर जनरल हैं इस समय, हार्डिंग है, हार्डिंग है, क्लियर। देन 1848-49 यहाँ पर क्या होगा, सेकंड एंग्लो सिख वार होगा, या इसको गुजरात वार भी कहा जाता है, गुजरात वार, क्लियर है। और यहाँ पर जो है वो सिख निर्णायक रूप से पराजित होते हैं। और 1849 में क्या होता है, पंजाब जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब गवर्नर जनरल चेंज हो गए हैं, यहाँ आ गए हैं डलहौजी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो ये दो नाम आपको याद रखना है विथ रिगार्ड टू पंजाब, हार्डिंग एंड डलहौजी, दोनों ही युद्ध में। देन सिंध का विलय, द कंक्लूजन ऑफ सिंध। तो सिंध के विलय में केवल आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो है ये 1842 में क्या होता है, चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट बनाया जाता है, चार्ल्स नेपियर। और 1843 में क्या करते हैं, जबरदस्ती सिंध को क्या किया जाता है, षड्यंत्र पूर्वक युद्ध में धकेलते हैं और उसे परास्त कर देते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो है एलन बरा, एलन बरा, ये आपको नाम याद रखना है। ये दो ही नाम है बस सिंध में, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही चीजें आपको बताता हूँ। देन नेपाल, नेपाल का जो युद्ध हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर। ये जो नेपाल वॉर हुआ ये होता है 1815 में। और गोरखा जो रूल वहाँ स्टैब्लिश था, तो गोरखा ने क्या कर लिया, संधि कर लिया। और वहां पर होती है संगौली, संगौली ट्रीटी। अभी बहुत ही चर्चा में रहा ये संगौली की जो संधि हुई थी, ये बहुत ही चर्चा में थी, संगौली ट्रीटी, जो कि नेपाल के साथ में हुआ। और यहीं पर ही संगौली ट्रीटी, आप बहुत अच्छे से इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, इस बार चर्चा में था। आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि संगौली ट्रीटी किससे रिलेटेड है, जो कि अभी करंट अफेयर्स में बहुत ही चर्चा में, एक विवादास्पद स्थान जो है वो नेपाल का और भारत बॉर्डर पे था। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देन हम चलते हैं एंग्लो अफगान, बैटल और अफगान संघर्ष के लिए क्या हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान जो वार हुआ, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, वो हुआ था 1839 एंड 42 में। आप देखेंगे कि 1800s में बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज और सभी में वो जीतते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनका अफगान जो अभियान था, मिशन, वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पर वो फेल हुए, ये आपको याद रखना है, हर बार वो नहीं जीत रहे हैं। देन सेकेंड एंग्लो अफगान जो युद्ध होता है वो होता है 1878 to 1880, 2 साल में। और यहाँ पर जो है वो अंग्रेज जो है वो जीतते हैं। और यहाँ पर कौन सी ट्रीटी होती है, गंडमक, गंडमक ट्रीटी, गंडमक ट्रीटी। तो यहाँ पर वो जीत जाते हैं अफगान में, सेकंड में। देन डूरंड लाइन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डूरंड लाइन में आपको कराऊंगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। डूरंड लाइन, ये मार्टिन डूरंड आयोग बनता है, कमीशन बनता है। तो भारत मतलब इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया अफगान बॉर्डर है, उसके बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो ये करता है। कब होता है ये, 1893 to 96, ये डेटा आपको याद रखना है। डूरंड लाइन इंपॉर्टेंट है, किसके बीच सीमा रेखा है डूरंड रेखा, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हम बात करें थर्ड एंग्लो अफगान वॉर की, तो ये होता है 1919 एंड 21। और यहाँ पर जो है फाइनली अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं, अगेन जीत जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना है। देन नेक्स्ट जो हमारा एरिया हम देखेंगे वो है बर्मा। बर्मा और अंग्रेज कैसे संबंध थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो बर्मा आप देखते हैं उसे म्यांमार आप कहते हैं, उस समय से बर्मा कहा जाता था। तो फर्स्ट वार जो होता है
वो होता है 1824 टू 26। और यहाँ पर जो बर्मा जो है उसमें एक ट्रीटी होती है, उसको 1826 में ये बाध्य करना पड़ता है, ये ट्रीटी अंग्रेजों के साथ में, जिसे यादेम्बू यादेम्बू ट्रीटी कहा जाता है। यादेम्बू की संधि, यादेम्बू की संधि। और ये इस समय जो गवर्नर जनरल है वो है एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। कुछ कुछ नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन सेकेंड वार होता है बर्मीज वार, जिसे आप बोलते हैं, 1852 में होता है ये। और यहाँ पर कौन है, अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों ने बर्मा के तटीय प्रांत पेगू या लोअर बर्मा को यहाँ अंग्रेज हड़प लेते हैं। लोअर बर्मा, पेगू प्रांत उसे कहा जाता था उस समय, उसे हड़प लिया जाता है। देन थर्ड वार होता है, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार 1885। वहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा बर्मा, होल बर्मा, कंप्लीट बर्मा जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। और ये जो काल है ये है डफरिन का काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है हमारे, 1885 बहुत इंपॉर्टेंट सन भी है। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है ये, और यहीं से भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका एक जन्म होगा, हम देखेंगे आगे। थोड़ा सा सस्पेंस आप बने रहने दीजिए। देन हम बात करेंगे तिब्बत, एंग्लो तिब्बत रिलेशंस। तो तिब्बत में आप को जो ध्यान देने वाली बात यह है कि 1904 में एक मिशन भेजा जाता है तिब्बत में, जिसका जिसका जो नाम है वो है यंग यंग हस्बैंड, यंग हस्बैंड मिशन। ये कौन भेजते हैं, तो ये भेजते हैं कर्जन, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या है, वाइसराय है कर्जन। तो वो भेजते हैं यंग हस्बैंड मिशन। और इससे एक और रिलेटेड है मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन। ये किसके किसके बीच है, तो इंडिया इंडिया और चाइना के बॉर्डर, या इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। तिब्बत उस समय था और उत्तर पूर्वी भारत के बीच सीमा रेखा। और तिब्बत का जो एरिया है, मान लीजिए कि वो चाइना ही है, आप बोल सकते हैं। द देन जो तिब्बत था अब वो चाइना के कंट्रोल में है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर अगर आपसे क्वेश्चन आएगा या तिब्बत भी वहां लिखा है तो आपको मैक मोहन लाइन याद रखना है। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का है बट रिलेटेड विथ योर हिस्ट्री। ये कब खींची जाती है, 1913-14। तो सबसे पहले क्या खींची गई थी, अभी देखे हमने, डूरन, देन मैकमोहन, देन वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन इंडिया पाकिस्तान, वो बाद में खींची जाएगी, हम आगे देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको वार से रिलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको याद रखना है, हैदराबाद, हैदराबाद हैदराबाद के जो निज़ाम था वो 1798, ये एक ईयर है। और यहाँ पर कौन है, तो हमने देखा था वेलेस्ली, वेलेस्ली ये गवर्नर जनरल है। तो वेलेस्ली की एक व्यवस्था हमने देखी थी, जो सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडियरी अलायंस। इसको क्या कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। हैदराबाद का जो निज़ाम है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798 में वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था जो है वो अपना लेता है। और ये फर्स्ट स्टेट बन जाता है, पहला राज्य भारत का जो उस समय का जो सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार कर लेता है। तो ये फैक्ट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट, हैदराबाद भी चला गया कहाँ, अंग्रेजों के पास। तो लगभग आपने देखा कि न केवल हमारे जो भारत है, बल्कि भारत के जो आसपास के क्षेत्र हमने देखे वो भी कहाँ चले गए, वो भी अंग्रेजों के अधीन चले गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो भारत के जो विभिन्न अंग थे, या बोलिए राज्यों के जो भारत जो हमारा उस समय था, वो जो भारत हम देखते हैं आज के डेट में वो वैसा नहीं था। और अलग अलग जगह पर आपको क्या दिखेगा, आपको वहां पर दिखेगा कि कैसे अंग्रेजों ने कूटनीति से या षड्यंत्र से पूरे भारत पर अपना राज्य जमाया। न केवल भारत बल्कि ये एरिया, तिब्बत का एरिया, नेपाल का एरिया, देन आप यहाँ चले जाइए बांग्लादेश, जो उस समय तो था ही नहीं, वो भी भारत ही था। देन ये म्यांमार, बर्मा का एरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक वो अपने राज्य को लेकर के बढ़ाते चले गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो पूरे भारत में राज करने लग गए हैं। और कुछ कुछ जगह आपको और भी यूरोपियंस दिखेंगे, जैसे गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया। यहाँ पर आपको कौन दिखने वाले हैं, गोवा में आपको दिखेंगे पोर्तुगीज और पुडुचेरी में आपको दिखेंगे फ्रेंच। तो इस तरह से कुछ कुछ कॉलोनीज उनकी रह गई थी, बट मेजरली जो थे वो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना राज करते हैं। ब्रिटिशर्स की अगर बात करें तो उनके जो राज करने का जो
एक्चुअल रूल है वो चालू हुआ था 1857 टू 1947। यहाँ से ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है इंडिया, और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यहाँ से फिर क्या करती है, इंडिया को रूल करती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो एक्चुअल रूल था वो चालू हुआ 1857 टू 1947 तक। इसके पहले कंपनी रूल ये अभी चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राज कर रही थी। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं जानता हूं कि मॉडर्न इंडिया, मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला कि यहाँ पर नाम बहुत सारे होंगे, आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, वॉइसरायज को हम देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।